नमस्कार साथियों, इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2025। आप क्लिक करते ही सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो आपको यहाँ पर वेबसाइट निकल कर आए उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, ये जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहीं से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। देखो भाई, पहले तो आपको यहाँ पर ये लाइन जो चल रही है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फॉर्म की डेट के बारे में बता रखा है। टोटल वैकेंसी 21,413 आई है। फॉर्म 10 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट 3 मार्च है। उसके बाद आप सभी को मैंने बता दिया था कि सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको प्रत्येक सर्किल वाइज, प्रत्येक डिवीजन वाइज वैकेंसी के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आपने पता कर लिया है किस सर्किल से अप्लाई करना है, किस डिवीजन से अप्लाई करना है। और अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर बताता हूँ। तो स्टेज फर्स्ट पर जो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। कुछ भाई कह रहे थे सर हमने तो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था पिछली भर्तियों में, उसको भूल जाओ। नए सिरे से नया मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जब पिछली भर्ती में आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर उसको याद ही क्यों करते हो। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन को ऊपर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ निकल कर आएंगे। ये तो अब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मैं आपको एक एक करके जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ क्या कुछ यहाँ पर एंटर करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी आएगा। उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखो भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली कर लिया है और ईमेल आईडी को अब सबके सक्सेसफुल कर लिया है। ये काम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा लिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही देना जो आप एक्टिवेट रखते हो, क्योंकि इन दोनों से आपको बाद में काम पड़ने वाला है और इन दोनों को आप बाद में एडिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा, ओटीपी आपने दर्ज किया होगा और दोनों ये सक्सेसफुली हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ इस जगह पर आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम है, आधार कार्ड का नहीं, 10th की मार्कशीट में जो भी आपका जैसे भी नाम फिल है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद 4th नंबर पर आपके फादर्स मदर्स में से कोई सा भी नाम आप डाल सकते हो, लेकिन वही नाम डालना जो आपकी मार्कशीट में है। ठीक है, वो देख लेना आपकी मार्कशीट में पिता का नाम है, मदर्स का नाम है, कैसा है। यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, मार्कशीट अपने हाथ में होना जरूरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डाल देना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जेंडर पर क्लिक करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको कम्युनिटी के अंदर आ जाना है 7 नंबर पर, और कम्युनिटी का मतलब है आपकी कास्ट कौन सी है, तो कास्ट आपको चॉइस कर लेनी है। कास्ट के बाद यहाँ पर आपको सेकेंडरी आपने किस जगह से पास की है। कास्ट के बाद यहाँ पर 8th नंबर पर ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं। 8th नंबर पर यहाँ पर सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, किस सर्किल से आपने पास किया है तो वो यहाँ पर आपको डालना है। तो ये तो आपकी मार्कशीट में होगा ही कि किस राज्य से आपने 10th पास किया है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि किस सर्किल से अप्लाई करूँ, तो वो ये समझ रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो अभी केवल वही आ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर सर्किल ये नहीं पूछ रहा कि किस सर्किल से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर इधर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आपको नाम भी दिखाई दे रहे हैं। सुनिए भाई, यहाँ पर नाम है, ठीक है, कौन कौन सी सर्किल के नाम है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर, किस सन में आपने 10th पास किया है वो यहाँ पर डाल देना है। अब आपको आ जाना है 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर जो ये कैप्चर है ना, यहाँ पर ये कैप्चर, ठीक है, इस कैप्चर को यहाँ पर डाल देना है। जैसे यहाँ पर अभी है 4 है, उसके बाद जे है कैपिटल में, उसके बाद डी है कैपिटल में, उसके बाद 2 है, उसके बाद यू है। ऐसे आपको यहाँ पर ये डालना है। ठीक है, अब ये सब करके जैसे आपने सारा कुछ कर दिया, ठीक है, अच्छे से जानकारी आपने फिल कर दी, वैलिडेट योर डिटेल्स आपने डाल दी। उसके बाद सबमिट का बटन आपको दबाना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्टेज 2 के अंदर आना होगा। और स्टेज 2 पर जब आप आओगे तो यहाँ पर कुछ जैसे कि अप्लाई एप्लीकेशन स्टेटस, आपका प्रिंट निकालना है। अगर पुरानी वैकेंसी का कभी फॉर्म अप्लाई किया है तो प्रिंट भी आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि जब प्रिंट निकालोगे ना उससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपने पिछली भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया। तो सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। अब अप्लाई पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर क्या करना है, सुनिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है आपको भाई, ओटीपी आपने कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस जगह पर डाल देना है। अब सुनिए, जिस सर्किल से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस सर्किल का नाम यहाँ पर डालना है। देखो, प्रत्येक सर्किल का नाम यहाँ पर आ चुका है, किस सर्किल से अप्लाई करना है। जैसे कि मैं सपोज के लिए हरियाणा क्लिक कर रहा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही दोस्तों फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, आप सेकंड स्टेप पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी डालनी है। ठीक है, डिसेबिलिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो डालना, वरना नो करना। उसके बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों को ये सब करना है। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, आपकी सेकेंडरी कक्षा में कौन सी लैंग्वेज थी। ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जिस भी सर्किल से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी सर्किल से आपकी लैंग्वेज होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको
वेदर एम्प्लॉय के अंदर यदि आप पहले से जीडीएस के पद पर काम कर रहे हो तो यस करना, वरना यहाँ पर नो करना है। यहाँ पर आपको अगर यस करोगे तो फिर आपको एनओसी यहाँ पर अवेलेबल करवानी पड़ेगी, 13वें नंबर पर दिखाई दे रहा है। और 14 नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी साइज 50 केबी से अधिक नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर फोटो आ जाएगा और फिर सिग्नेचर आपको करना है स्वयं का, जिसकी साइज 20 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए साथियों, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया होगा और फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया होगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एक बार आप लोग चेक कर लेना, और चेक करने के बाद आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए भाई, आपने आपका नाम डाल दिया है, उसके बाद आपने आपके पिता का नाम डाल दिया होगा, मोबाइल नंबर आपने डाला, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी यानी कि कौन सी जाति से, आर यू ए पर्सन फॉर डिसेबिलिटी, अगर पीडब्ल्यूडी थे तो वो डाल दिया होगा, ठीक है, नहीं हो तो आपने नो डाल दिया होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपके किस सर्किल से आपने जो है सेकेंडरी पास किया है वो यहाँ पर सर्किल का नाम आपने डाला होगा, और 11वें नंबर पर आपने डाला होगा पासिंग ईयर, सेकेंडरी कौन से साल में आपने पास की। उसके बाद आपने लैंग्वेज डाली होगी कि किस लैंग्वेज में आपने सेकेंडरी पास की। उसके बाद यहाँ पर आपने 13वें नंबर पर बेहतर एम्प्लॉय में नो किया होगा। अगर आप पहले से आप काम कर रहे होंगे जीडीएस के पद पर तो यस किया होगा। यस करने पर आपको एनओसी प्रोवाइड करवानी होगी, तो वो अब मैं यहाँ पर इस चीज को लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कर लेना है और फाइनली सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। देखो भाई, यहाँ पर ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट, डेयर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरे को मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। और वैसे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका होगा, आप वैसे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बाद में जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे वहां रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। फाइनली हम आ चुके हैं कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और यहीं से अब हमें आगे फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन डिटेल्स में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, वो डाल दिया है। उसके बाद किस सर्किल से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना है वो सर्किल का नाम यहाँ पर आएगा। देखो, यहाँ पर वेरिफिकेशन डिटेल्स में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद किस सर्किल से अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पर डाला, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ चुका। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ये कैप्चर यहाँ पर एंटर करने हैं। देखो, यहाँ पर मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। अगले स्टेप में रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये क्लिक आ गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक हो चुका है और सब कुछ यहाँ पर वो डाटा आ चुका है। उसके बाद अब हमको चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर आना है और प्रिंट फॉर्म का निकाल लेना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। यहाँ पर तो आपका जो है कम्युनिकेशंस एड्रेस यानी कि पहले का एड्रेस आएगा, आपका इधर परमानेंट एड्रेस आएगा। तो हो सके तो आप दोनों को सेम डाल सकते हो या अलग अलग डाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, मैंने यहाँ पर एड्रेस फिल कर दिया है, पुराना एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम मैंने यहाँ पर कर दिया है। और जैसे ही आप लोग नीचे आओगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करना होगा। देखो, यहाँ आपने किस सर्किल से सेकेंडरी स्कूल पास किया वो तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाल दिया था। उसके बाद किस सन में आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया वो आपने डाल दिया। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करना है। सिलेक्ट बोर्ड पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब अच्छे से आपको फ्लिप करना है। मार्कशीट में चेक कर लेना, इसमें गलती करेंगे आप लोग तो मार्कशीट में ये चेक करना कि मार्कशीट में किस बोर्ड की वो मार्कशीट है, क्योंकि बाद में आपकी 10th की मार्कशीट वेरीफाई होगी तो आप उस समय बाहर न हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बार बार ये भी पूछते रहते हैं, सर मैं कौन से बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करूं, तो यहाँ पर बोर्ड के नाम आ चुके हैं। अब जैसे कि मैं राजस्थान सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया तो राजस्थान में जो जो बोर्ड है उनके नाम आ चुके हैं। यदि इन बोर्ड के अलावा आपके अन्य बोर्ड की मार्कशीट है तो समझना आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। देखो, स्टेट ओपन स्कूल वाले भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये देख सकते हो, आपके सामने सब कुछ आ चुका है, पूछने की कोई आवश्यकता इसमें लग नहीं रही मेरे को। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर मार्क्स फिल करना होगा। ध्यान रखना, आपकी 10th की मार्कशीट में जो मार्क्स है वही आपको सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पर डालना है, गलती मत करना। बार बार कह रहा हूँ, यही ये सबसे बड़ी फॉर्म अप्लाई करते समय 99% बच्चे गलती करते हैं। तो आपकी इंग्लिश में कितने मार्क्स है, हिंदी में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, साइंस का आप लोग डालोगे, उसके बाद सोशल साइंस का डालोगे। यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट सब्जेक्ट्स पर क्लिक करोगे तो थर्ड लैंग्वेज कौन सी है तो वो मार्कशीट में देखना। देखो भाई, थर्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है, मेरी बात सुनो आप, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये तो आपने डाल दिया, साइंस के डाल दिए, उसके बाद सोशल साइंस डाल दी। इन सब्जेक्ट्स के अलावा और कौन सी मार्कशीट में सब्जेक्ट्स है वही आपकी थर्ड मानी जाएगी। तो वहां आपको थर्ड लैंग्वेज पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगी। देखो भाई, थर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी है, गुजराती है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, उर्दू है, ठीक है। ये थर्ड लैंग्वेज में आती है। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है वही आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए भाइयों, कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मैंने देखो रजिस्ट्रेशन किया, उसकी डिटेल्स फिल की। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद कहीं ना कहीं, और पोस्ट प्रेफरेंस देते समय एक बात का ध्यान रखना, आपने सर्किल तो चॉइस कर लिया, जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट सर्किल चॉइस किया। नॉर्थ ईस्ट सर्किल के अंदर किस डिवीजन से मुझे फॉर्म अप्लाई करना है वो डिवीजन यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन साथियों, एक बार आपको वेबसाइट पर आना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय। एक बात का याद रखना,
ये आपको याद है ना, मैं किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया, नॉर्थ ईस्ट सर्किल से। अब मुझे वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिवीजन चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिवीजनों के नाम आ चुके हैं। अब हमें एक एक करके यहाँ पर डिवीजन वाइज जानकारी लेनी है। जैसे कि सबसे पहले मैं अगरतला का लेता हूँ, तो अगरतला में टोटल वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पर 58 वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसी अनुसार हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। वापस आइए और यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में तो लोकल लैंग्वेज चाहिए। वैसे वैकेंसीज देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में टोटल है काफी सारी वैकेंसी है, 525 है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से वहीं अप्लाई करना। याद रखना, मैं पहले ही कह रहा हूं, जिसके पास सर्टिफिकेट हो, गलती मत करना। अभी भी कह रहा हूं, सर्टिफिकेट है तो ही अप्लाई करना। बाकी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज भी आपको बता रखा है। अभी मैं बताऊंगा कहां से आपको लैंग्वेज चेक करना है। ये तो आपने चेक कर लिया, मान लिया जाए कि किस जगह से ज्यादा वैकेंसीज है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना, इन जगहों से आपने वैकेंसी चेक की। अब आपको लैंग्वेज चेक करनी है। लैंग्वेज चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया। मेघालय से मान लिया जाए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो मेघालय की लैंग्वेज क्या है वो भाई आपको देखना है, इंग्लिश, गारो और हिंदी। और इनमें से ये सब्जेक्ट्स आपने 10th में पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, क्योंकि मैंने हिंदी चॉइस किया तो हिंदी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हिंदी वाले ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पर आसानी से मेघालय के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग मिजोरम के ऊपर आओगे, तो मिजोरम में कौन सी लैंग्वेज है, बिल्कुल याद रखना, मिजोरम में है मिजो। तो मिजोरम सर्किल से तो आप फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज तो है हिंदी। ठीक है, होने को तो आप नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन सभी नॉर्थ ईस्ट के डिवीजनों की लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। देखो अब आपका मिजोरम की तो है मिजो। वापस आप आओगे तो यहाँ पर नागालैंड पर क्लिक करना। नागालैंड की क्या है चेक कर लेना, और नागालैंड की इंग्लिश या फिर हिंदी। नागालैंड में टोटल 31 वैकेंसी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लैंग्वेज और पोस्ट चेक कर लेना है, और वापस वेबसाइट पर चलना है। देखिए भाई, मैंने वहां पर चेक किया कि इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं अब फॉर्म अप्लाई करूंगा, जैसे कि अगरतला से नहीं करूंगा, अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं करूंगा, और बाकी कहीं से भी नहीं करूंगा, क्योंकि वहां की कुछ प्रॉब्लम है, ना तो लैंग्वेज मैच कर रही है, ना कुछ नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर नागालैंड से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि नागालैंड के अंदर यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। तो नागालैंड में टोटल वैकेंसी कितनी है आप लोग देख सकते हो। जैसे कि 3rd नंबर पर क्लिक करोगे, टोटल 28 वैकेंसी है। अब एक एक करके आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिमाग में फिट करना है कि सबसे पहले आपको बीपीएम लेना है या एबीपीएम लेना है या फिर डाक सेवक लेना है। यदि आपकी परसेंटेज ठीक है तो मैं समझता हूं पहले आप लोग बीपीएम को चॉइस कर सकते हो। यदि आपकी परसेंटेज थोड़ा कम है तो मेरे ख्याल से पहले आपको एबीपीएम या फिर डाक सेवक की पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पोस्ट की डिटेल्स, तो जीडीएस एबीपीएम। ठीक है, तो जीडीएस एबीपीएम पर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दे सकते हो। पहला मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पर जीडीएस सेकंड नंबर पर देखना, सेकंड नंबर पर जीडीएस बीपीएम। तो मान लिया जाए इसको आप नहीं देना चाहते, तो इधर आप सेकंड नंबर पर 3rd नंबर का देना चाहते हो एबीपीएम वाला। ठीक है, ये आप 3rd नंबर का देना चाहते हो, जैसे कि 3rd नंबर पर है एबीपीएम। एबीपीएम है ना, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, 3rd नंबर देना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्रमबद्ध क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 2 नंबर पर इस जगह पर आपने 2 क्यों नहीं लगा। 2 इसलिए नहीं लगा क्योंकि दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर जो है बीपीएम को नहीं लेना चाहता, पहले मैं एबीपीएम को लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एबीपीएम लेगा, सबसे पहले मैं एबीपीएम को ले रहा हूँ। तो एबीपीएम की और कौन सी जगह पर है, 10 नंबर पर है। ठीक है, एबीपीएम की पोस्ट कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पर है। तो वापस यहाँ पर 3rd नंबर पर आपको 10 डालना है। ठीक है, 10 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर वापस आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर अगले स्टेप पर जाना है। उसके बाद और आपको एबीपीएम देखना है। एबीपीएम है 13वें नंबर पर, तो 13वें नंबर पर है। और कहां पर है, तो पैसे आपको वापस आना है और 13वें नंबर पर यहाँ पर ये डाल देना है। चौथे नंबर पर 13 डाल दिया, 13 आपने। उसके बाद वापस आप बैक करिए, आगे बढ़िए, और फिर आपको और देखना है एबीपीएम कौन से पोस्ट पर है। 13 नंबर के बाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 19वें नंबर पर एबीपीएम का पद। 19वें नंबर पर यहाँ पर आपको आ जाना है, और वापस आप जब फर्स्ट नंबर पर लोगे, ठीक है, वापस आप जब फर्स्ट पर लोगे तो वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको ऐसे मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पर अब मुझे क्या डालना है, यहाँ पर 19 नंबर डालना है। इसी अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर 2 नंबर छोड़ दिया है बीपीएम वाला पद, इसको कहाँ डालू, तो लास्ट में ये डालना है। पहले आपको एबीपीएम वाले पद छांट लेने हैं। ठीक है, जौन से वो सीरियल नंबर पर हो। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये सीरियल नंबर, जिस सीरियल नंबर पर वो पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अनुसार आपको देना है। जैसे कि मैंने दिया है 1 नंबर पर 1 दे दिया क्योंकि एबीपीएम था। 2 नंबर पर मैं 2 नंबर पर मैंने 3 क्यों लिखा, 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3rd नंबर पर यहाँ पर मुझे एबीपीएम दिखाई दिया। 2 नंबर पर बीपीएम है, मैं बीपीएम को पहले नहीं लेना चाहता। समझ गए ना। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय एक बात का याद रखना, ऐसे तो आपको छाटना ही है। उसके बाद टोटल सभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है सभी पोस्ट पर। जैसे कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 28, तो 28 की 28 ही आपको भरना है, और कैटेगरी वाइज भी आपको देखना होगा साथियों। देखो भाई, यहाँ पर अनरिजर्व के विद्यार्थी
विद्यार्थी अगर आप लोग हो तो आप अपनी अपनी ही जगह पर फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। अनरिजर्व वाले अपनी ही जगह पर अप्लाई करना। अनरिजर्व के बाद जितनी भी कैटेगरियां हैं वो पहले तो अपनी कैटेगरी पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। मान लिया जाए जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पर एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी की वैकेंसी कहां पर है, 4 नंबर पर है, उसके बाद 5 पर है, 6 पर है। तो पहले हमें 4, 5, 6 को ही पोस्ट प्रेफरेंस देना है, समझ रहे हो ना। उसके बाद आपको देख लेना है एसटी की और कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, सभी एसटी की मान लिया जाए हमने भर ली। एसटी के बाद लास्ट में हमें अनरिजर्व की जितनी भी वैकेंसी है उन पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। बाकी किसी भी कैटेगरी पर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। समझिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, अगर मान लिया जाए आप यूआर के हो तो यूआर की ही पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, किसी और कैटेगरी के ऊपर ना जाइए। अगर आप ओबीसी के हो तो पहले ओबीसी और बाद में आप यूआर की पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। इसी अनुसार अगर आप एससी और एसटी के हो तो पहले आपकी खुद की कैटेगरी और बाद में यूआर। पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर कोई पीडब्ल्यूडी वाली वैकेंसी दिखाई दे रही है तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, पहले से देख लेना। यहाँ पर आने से पहले जब मैं वेबसाइट पर आपको लेकर गया तो आपको देख लेना है कि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है या नहीं। तो मुझे तो इस जगह पर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी नहीं आई है। पीडब्ल्यूडी की काफी सारी वैकेंसी है, तो वो अलग अलग डिवीजन वाइज ये आपको देखना पड़ेगा जो मैंने वहां पर आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। इस अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। साथियों अब हम पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर आ चुके हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जानबूझकर मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 80% युवा साथी यहीं से अप्लाई करेगा और यहीं से अप्लाई करते टाइम गलतियां करेगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको अब डिवीजन चॉइस करना होगा। कौन कौन से डिवीजन है वो डिवीजनों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात का बेहद ही आपको ध्यान रखना है कि मान लिया जाए जैसे कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने क्लिक किया और अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में अब लैंग्वेज मांग रहा है कि लैंग्वेज आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। देखो भाई ये लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश डिवीजन की। इन लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज का आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, वरना मत करना। मान लिया जाए आपने यहाँ पर ये खम्बा लैंग्वेज को चॉइस किया। अब ये चॉइस तो आपने कर लिया है, लेकिन ये आपके पास लैंग्वेज है या नहीं ये बेहद ही आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से एक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं सभी पर आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से एक लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, गलती बिल्कुल मत करना। अब हाँ यहाँ पर आप आ चुके हो। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपको अब क्या करना है, सबसे पहले अपनी कैटेगरी का पोस्ट प्रेफरेंस देना है। मान लिया जाए आप हो अनरिजर्व कैटेगरी के, तो अनरिजर्व की आपको वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो फर्स्ट नंबर पर अनरिजर्व है, सेकंड पर भी अनरिजर्व है, थर्ड पर भी अनरिजर्व है, फोर्थ पर भी अनरिजर्व है। तो पहले आपकी खुद की आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देना है खुद की कैटेगरी पर। मान लिया जाए आप हो एसटी या पर अनरिजर्व के अलावा किसी अदर कैटेगरी के, तो पहले आप देख लेना है कि देखो भाई फर्स्ट से और यहाँ पर 10 तक तो मुझे अदर कैटेगरी की वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, मान लिया जाए आपकी एसटी कैटेगरी है तो 14वें नंबर पर एसटी कैटेगरी है, उसके बाद 15वें पर एसटी है, 16वें पर एसटी है। तो पहले अपनी कैटेगरी का आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। देखो यहाँ पर एसटी 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 और एसटी, इतनी सारी एसटी है। अब एसटी आपने चॉइस किया, उसके बाद एसटी के बाद आपको एबीपीएम डाक सेवक या पर बीपीएम किस पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा ये आपको चॉइस करना है। देखो मैं एसटी की वैकेंसी तो है, एसटी है, लेकिन यहाँ पर बीपीएम है, यहाँ पर एबीपीएम है और यहाँ पर डाक सेवक है। अब इनमें से मान लिया जाए आप पहले डाक सेवक देना चाहते हो तो यहाँ पर 19 नंबर पर आपको यहाँ लिख देना है। मान लिया जाए एबीपीएम को आप डालना चाहते हो तो 17 यहाँ डाल देना है, बीपीएम को यहाँ डाल देना है। इन क्रमबद्ध आपको ऐसे कोई नहीं है कि सीरियल वाइज आपको लिखना है। मैंने डाला 19, 17, 16 उल्टा लिख दिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि पोस्ट वाइज मुझे इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। एक बात का याद रखना, जिस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए नागालैंड से आप अप्लाई कर रहे हो तो नागालैंड में टोटल वैकेंसीज कितनी है, नागालैंड में टोटल वैकेंसीज है 28। तो सभी की सभी 28 वैकेंसीज पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, एक भी वैकेंसीज आपको नहीं छोड़नी। मान लिया जाए नागालैंड से फॉर्म अप्लाई किया और नागालैंड से फॉर्म अप्लाई करते समय हम यहाँ पर नागालैंड की वैकेंसीज को देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर किस कैटेगरी की है, अनरिजर्व की है, सेकंड पर अनरिजर्व की है, थर्ड पर अनरिजर्व की है, 4 नंबर पर एसटी कैटेगरी की है, 5 पर भी हमें एसटी कैटेगरी की वैकेंसी दिखाई दे रही है, 6 पर भी हमें एसटी कैटेगरी की वैकेंसी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी के अनुसार हमें छांट लेना है। उसके बाद पहले बीपीएम का देना चाहे तो बीपीएम, एबीपीएम का देना चाहो तो एबीपीएम और डाक सेवक का देना चाहो तो डाक सेवक का आप लोग देख सकते हो। सीरियल वाइज आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, जैसे कि सीरियल वाइज है, यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ पर सेकंड डाल दिया, यहाँ पर थर्ड डाल दिया, यहाँ पर 4 डाल दिया, ये गलती कर रहे हो। आपको यही पता नहीं है कि इस जगह पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, पोस्ट के ऊपर इस कॉलम में आपको यही देखना पड़ेगा कि आप पहले किस कैटेगरी से हो। अनरिजर्व के हो तो अनरिजर्व वाली वैकेंसी छांटनी है। आप यदि
या आप यदि एसटी कैटेगरी के हो तो पहले एसटी वाली छाटनी है, ठीक है, यही तो आपको देखना होगा, गलती मत करना। मान लिया जाए यहाँ पर मैंने एसटी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई नहीं करने की सोच लिया है, तो एसटी की 4th नंबर पर है, वैकेंसी कितने पर है, 4th नंबर पर है। उससे पहले तो अनरिजर्व की है ना तीनों, ये भी अनरिजर्व की है, ये भी अनरिजर्व की है, ये भी है, तो 4th नंबर पर एसटी की है और बीपीएम की है। तो यहाँ पर मुझे 4th नंबर को पहले नंबर पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पर भी एसटी की है, बीपीएम की, तो यहाँ पर 2nd नंबर पर मुझे 5 डालना है। तो और आपकी 6 नंबर पर है बीपीएम की, तो यहाँ पर 3rd नंबर पर मुझे 6 डाल देना है। इस अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, गलती मत करना साथियों, ठीक है। साथियों पोस्ट प्रेफरेंस मैंने यहाँ पर दे दिया है और नीचे ही आपको यहाँ पर आ जाना है और डिक्लेरेशन जो दे रखे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ डिक्लेरेशन है वो आपको पढ़ ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर बता रखा है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो मैं अब यहाँ पर एग्री कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इन सब चीजों के लिए हाँ करता हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसेस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली आपका लिख कर आ जाएगा, इस पर ठीक कर देना है। उसके बाद आपको अपना प्रिंट निकलवा लेना है, प्रिंट में नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकल कर आ जाएगा और फाइनली आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई आपने कर दिया है, अब भगवान पर भरोसा करें, इसमें बिना परीक्षा 10th पास परसेंटेज से आपकी नौकरी लगेगी।